हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर के। तो क्वेश्चन कर रहे हैं हम 27। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो 27 क्वेश्चन ये कहता है, डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी कंस्ट्रक्टेड अ बिग हाउस इन जुलाई 2010। 2010 में उन्होंने एक बड़ा सा हाउस कंस्ट्रक्ट किया और उसकी म्यूनसिपल वैल्यू जो है वो है 80,000 पर एनम। वाइल इट्स स्टैंडर्ड रेंट इनका गिवन है 90,000 का। और इन्होंने बोला है द हाउस वाज यूज्ड, हाउस को इस तरह से यूज़ किया जाता है 25% जो है वो सेल्फ रेजिडेंस के लिए यूज़ किया जाता है, फिर 25% जो है सेल्फ ऑफिस के लिए यूज़ कर रहे हैं वो, 25% लेट आउट किया गया है रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए और 25% कमर्शियल फर्म के लिए लेट आउट किया गया है, और दोनों ही 2,000 पर मंथ पर लेट आउट किए हुए हैं। अब यहाँ पर हम सेल्फ ऑफिस वाला जो है वो कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो अपना खुद का ऑफिस चला रहे हैं, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ये जो है हमारा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। रेजिडेंशियल पर्पस वाला, यहाँ पर चाहे आपने किसी भी पर्पस के लिए लेट आउट किया हुआ है, बट लेट आउट होना चाहिए। अगर ये कमर्शियल फर्म भी आप अपने खुद के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, आपने लेट आउट नहीं किया होता, सेल्फ कमर्शियल फर्म होता है यहाँ पर, तो हम इसको नहीं लेते, लेकिन आपने लेट आउट कर रखा है तो हम इसको कंसिडर करेंगे। फिर आगे अदर पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स दे रखा है 12,800 का। उसके बाद रिपेयर्स के चार्जेस दे रखे हैं, ग्राउंड रेंट का चार्जेस दे रखे हैं और एनुअल चार्ज दे रखा है, क्रेडिट बाय बिल बाय इस फादर, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है, रेंट कलेक्शन चार्जेस गिवन है। फिर उन्होंने बोला है कि लोन जो है ही हैड टेकन अ लोन लिया है इन्होंने, और लोन जो है वो 2 लाख का लिया गया है 12% पर, और इंटरेस्ट जो है वो 24,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का 24,000 इन्होंने जो है ड्यू था, और इसमें से 20,000 रुपये पे कर दिए हैं। ठीक है, हमें जो जो इन्फॉर्मेशन मेन गिवन थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। एक तो हमें म्यूनसिपल टैक्स वैल्यूएशन गिवन था वो 80,000 था, स्टैंडर्ड रेंट गिवन था 90,000 का, और म्यूनसिपल टैक्स हमें गिवन है 12,800 का। ठीक है, अब हमसे पहले तो सबसे पहले इसमें हम एक्सपेक्टेड रेंट निकाल लेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, म्यूनसिपल वैल्यूएशन है हमारा 80,000 का, आपका फेयर रेंट गिवन ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया, और 80,000 आपका ग्रेटर हो गया। अब हमें स्टैंडर्ड रेंट भी गिवन है तो हम इसको क्या करते हैं, दोबारा से कंपेयर करते हैं किसके साथ, स्टैंडर्ड रेंट के साथ, और इसमें से वो वाला अमाउंट लेते हैं जो कि लेसर होता है, तो लेसर वाला अमाउंट ले लेंगे 80,000 का, 80,000, तो ये आपका आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। अब जीएवी निकालते हैं। जीएवी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज ग्रेटर। अब देखो हमारा जीएवी जो है हमारे दो केस में आएगा। अब यहाँ पर मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट हमें चाहिए था, वो मैंने निकाल दिया। अब हमारे पास 4 केस है। एक आपका केस है 25% जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा 1 2, ठीक है, हम 4 वो बना लेते हैं, कॉलम्स बना लेते हैं। ठीक है, 25% सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए है, 25% वो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, और फिर उन्होंने बोला था कि 25% जो है उन्होंने लेट आउट किया हुआ है, लेकिन ये लेट आउट कौन से वाला है, सेल्फ रेजिडेंशियल पर्पज़ वाला, और ये जो है 25% इन्होंने फिर से लेट आउट किया हुआ था कमर्शियल पर्पज़ के लिए। तो हमें क्या देखना है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसमें सब कुछ नील होगा, हमारा जीए भी नील होगा। ठीक है, हमारे पास जो म्यूनसिपल टैक्स होगा वो भी नील हो जाएगा इस केस में, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस है, ये मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एनुअल वैल्यू आ जाता है। एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, वो भी नील। माइनस करते हैं हम स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन वो भी नील होगा इस केस में। और उसके बाद माइनस करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन हमें कितने का दे रखा है, 24,000 का। ठीक है, मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, 24,000 का लोन दे रखा है। हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 6,000 का इंटरेस्ट आ जाएगा।
अब आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ भी 6000 आना चाहिए, यहाँ भी 6000 आना चाहिए और यहाँ भी 6000 आना चाहिए। अब मैंने यहाँ पर वैल्यू क्यों नहीं लिखी है, क्योंकि ऑन बिजनेस के लिए हैं तो हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, बिल्कुल ही नील हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि हम जब बिजनेस या हम जो अपनी हाउस प्रॉपर्टी है अगर हम उसको लेट आउट कर रहे हैं तो उस केस में तो हम लिखते हैं, और अगर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए भी देते हैं तो सब कुछ नील होता है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन दे देते हैं। लेकिन अगर हम उसमें बिजनेस कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं, तो वो बिजनेस के हेड में जाता है, ना कि हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, 25% इसका लेट आउट का और इसका लेट आउट का GAB कैलकुलेट करना है। तो मेरे पास एक्सपेक्टेड रेंट तो यहाँ तक मेरा निकल कर आ गया था। ठीक है, अब इसमें दोनों का ही 2000 रुपीज़ एक्चुअल रेंट पर मंथ का था। ठीक है, और इन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि पर मंथ में कितना वो जो है वेकेंट रहा, ऐसा कुछ भी नहीं था, वेकेंट रहा ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 80,000 रुपीज़ निकल कर आया है, ये पूरे हाउस की वैल्यू का निकल कर आया है। हमें क्या करना है, 4 यूनिट्स है इसकी भी, जैसे हमने इसको इंटरेस्ट ऑन लोन को डिवाइड किया है वैसे ही इस 80,000 को हमें 4 से डिवाइड कर देना है, 4 भागों में बांट देना है। कितना आ जाएगा, 20,000। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड रेंट और ये सब मैं अगर थर्ड वाले का निकालूं, यानी इस वाले लेट आउट केस का निकालूं, तो कितना आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट तो हमारे पास 20,000 है और हमारे पास एक्चुअल रेंट कितना आ गया, 24,000। बोल रखा था क्वेश्चन में कि 2000 पर मंथ के लिए इन्होंने लेट आउट किया है, और इसमें भी लेट आउट का केस सेम ही था, इन्होंने भी 2000 पर मंथ के लिए किया था। इसका मतलब अगर हम यहाँ थर्ड का अगर हम GAB निकाल रहे हैं तो यहाँ पे फोर्थ वाले का भी GAB सेम ही आएगा। ठीक है, अब इसमें से हम कौन सा वाला लेते हैं, ग्रेटर वाला। तो ग्रेटर कौन सा है, 24,000, तो GAB कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो 24,000। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स कितने का है, 12,800 का। ठीक है, इसको भी हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 4 यूनिट्स में डिवाइड करना है। बेशक हम इस यूनिट को बिल्कुल नील लेके चल रहे हैं, लेकिन आप इसमें डिवाइड तो करेंगे ना, कि आधा आधा परसेंट तो इसमें गया ही है, तो 4 से डिवाइड कर दोगे उसको भी। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन में एक बात और बोल रखी है कि 12,800 का बेशक टैक्स है, लेकिन एक्चुअल पेमेंट आपने 2021 में कितने की है, 9,000 की है। इसका मतलब आपने सिर्फ 9,000 रुपये टैक्स पे करा है, 12,800 पे नहीं करा। तो आप किस पर निकालेंगे, 9,000 पर निकालेंगे म्युनिसिपल टैक्स, चारों यूनिट्स का। तो 9,000 को 4 से डिवाइड करोगे, पूरे 12,800 से डिवाइड नहीं करना है, 9,000 से डिवाइड करना है। ठीक है, और ये बाकी के जो हमारे चार्जेस वगैरह हैं, ये हमें हमारे किसी भी तरह से फॉर्मेट में नहीं आते हैं, तो इनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दोगे। ठीक है, तो हम कर देते हैं, 9,000 को अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ तो कितना आ जाएगा, 2250। इसका मतलब यहाँ पर भी म्युनिसिपल टैक्स यही होगा और यहाँ पर भी यही होगा। ठीक है, एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे, एनुअल वैल्यू कितने की आ जाएगी, 21,750, और इसमें भी सेम ही आएगी क्योंकि सारा अमाउंट सेम ही चल रहा है। ठीक है, अब 21,750 की आप स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दोगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने की आ जाएगी, इसका 30% निकालना है एनुअल वैल्यू का, तो कितना आ जाएगा, 6525। ठीक है, इन दोनों का अगर आप माइनस करते हैं तो हमारा एनुअल यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकल कर आ जाएगी। ये वाली तो आपकी लॉस निकल कर आएगी, तो आपने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो, इनकम भी निकल कर आ सकती है और लॉस भी निकल कर आ सकता है फ्रॉम HP हाउस प्रॉपर्टी। तो इसका तो 6,000 लॉस आ गया और इसका 9,225 और इसका भी वही सेम आ जाएगा 9,225। अब आपने क्या निकाल लेना है, टोटल इनकम। टोटल इनकम निकाल लो इन सब की, तो ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 9,225 प्लस करो 9,225, माइनस में कौन सा है, 6,000, तो 6,000 को माइनस करो तो टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी 12,450। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ वो करा रही हूँ मैं 36। इसमें एक छोटा सा न्यू पॉइंट है, तो वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है, मिस्टर अशोक इज़ द ओनर ऑफ अ हाउस एट इंदौर, और पर्टिकुलर्स दे रखे हैं कि क्या क्या आपको इनकम रिसीव्ड वगैरह हुई है। एक्चुअल रेंट आपको रिसीव हुआ है 4,500 का, म्युनिसिपल वैल्यूएशन रिसीव हुई है 4,400 की, टोटल म्युनिसिपल टैक्स आपको गिवन है 675 का,
उसके बाद म्यूनसिपल टैक्स जो है अशोक ने जो पे किए हैं वो आपको गिवन है 450 के, और म्यूनसिपल टैक्स जो है टेनेंट ने जो पे किए हैं वो आपको गिवन है 225 के। इंटरेस्ट ऑन लोन आपने लिया है हाउस को रिन्यू करने के लिए, तो वो है आपको गिवन है 335। उसके बाद अनरियलाइज रेंट आपको अलाउड किया हुआ है, कितने का गिवन है 2000। इन्होंने बोला कि अनरियलाइज रेंट जो है वो 18-19 के ईयर में था, लेकिन अब प्रीवियस ईयर में ये रिकवर हो गया। इसका मतलब 18-19 के ईयर में इसकी डिडक्शन मिल गई होगी, अब हमें जो रिकवर हुआ है तो हम उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अब आपको इसमें 2 पॉइंट्स न्यू दे रखे हैं। एक आपको दे रखा है कि म्यूनसिपल टैक्स टोटल कितना है वो गिवन है, और अशोक के द्वारा और टेनेंट के द्वारा क्या पे किया गया है। अगर हमें ये बोला है कि ओनर ने पे किया है तभी हम म्यूनसिपल टैक्स लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन होता कि टेनेंट ने पे किया है या ओनर ने पे किया है, तो हम क्या लेते हैं, पूरा का पूरा ले लेते हैं। अभी हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें कुछ ऐसा गिवन नहीं था, अब इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमें ओनर का भी दे रखा है और टेनेंट का भी दे रखा है, तो हम भाई कौन सा लेंगे कि म्यूनसिपल टैक्स किसका लेना है। हमेशा आप ओनर का लेंगे। टेनेंट ने अगर पे किया है म्यूनसिपल टैक्स तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दोगे, उसको कंसिडर नहीं करोगे, ठीक है। दूसरी बात, अनरियलाइज रेंट, मान लीजिए अगर हम थोड़ा सा अकाउंट्स की तरफ जाएं, फाइनेंशियल अकाउंट की तरफ, तो हम क्या करते हैं, जब हमें बैड डेब्ट्स जो होते हैं हम उस ईयर में माइनस कर देते हैं, जब वो डिक्लेयर हम लोग कर देते हैं, फिर जब हमें वो रिकवर हो जाते हैं तो हम उसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसी तरह से हम जो अनरियलाइज रेंट होता है, जब हम वहाँ पे म्यूनसिपल टैक्स के नीचे माइनस करते हैं ना, तो उसकी जगह अब हमने क्या करना है, उसको ऐड कर लेना है, क्योंकि हमें ये क्या हुए हैं, रिकवर हो गए हैं, तो उसको ऐड कर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है। एक्चुअल रेंट हमें गिवन है 4500 का, म्यूनसिपल वैल्यूएशन हमें गिवन है 4400 की। उसके बाद आपको म्यूनसिपल टैक्स गिवन है जो कि अशोक ने पे किया है, वो वाला हम लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ अशोक वाला ही लिख रही हूँ। 450 का गिवन है। हमें इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है 220, नहीं, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 335 गिवन है, ठीक है। फिर हमें गिवन है अनरियलाइज्ड रेंट जो कि अब रिकवर हो गया है। अगर रिकवर का वर्ड ना लिखा होता कि हमें रिकवर हुआ है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे माइनस कर देते, लेकिन अगर हमें रिकवर का वर्ड लिखा हुआ है तो हम इसको ऐड करेंगे। 2000 रुपीज़ गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एक्सपेक्टेड रेंट। कैसे निकालेंगे, म्यूनसिपल वैल्यूएशन और हमारा जो फेयर रेंट है। म्यूनसिपल वैल्यूएशन हमें 4400 का गिवन है, और फेयर रेंट हमें कुछ भी गिवन नहीं है, ज़ीरो हो गया। इसमें से कौन सा वाला लेते हैं, ग्रेटर वाला, तो ग्रेटर कौन सा है, यही वाला हो जाएगा क्योंकि वो तो ज़ीरो ही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जीएवी कैलकुलेट करेंगे। जीएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज ग्रेटर। हमें स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं था तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट यहीं तक ही आएगा। अब एक्सपेक्टेड रेंट कितने का है, हमारे पास 4400 का है, और हमारे पास एक्चुअल रेंट कितने का है, 4500 वाला है, ठीक है। इसमें से जो भी ग्रेटर होगा वो लेना है, तो ग्रेटर कौन सा है, 4500, तो 4500 वाला ले लोगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं। हमें जीएबी निकल कर आ गया हमारे पास 4500 का, माइनस कर दो म्यूनसिपल टैक्स। म्यूनसिपल टैक्स कौन से वाले माइनस करने हैं, जो अशोक ने लिए यानी ओनर ने दिए हैं, टेनेंट वाले आपने बिल्कुल इग्नोर करने हैं, ठीक है। 450 ले लो। और इसमें एक चीज़ हमने और करनी है, अनरियलाइज्ड जो रेंट है वो आपका रिकवर हुआ है, ठीक है। रिकवर हो गया, तो रिकवर होने पर कितना मिल रहा है, 2000 रुपये मिल रहा है, तो आपने इसको ऐड करना है, ठीक है। ऐड कर दो, इसको माइनस कर दो, तो हमारे पास नेट जो निकल कर आएगा आंसर, वो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 6050 एनुअल वैल्यू। अब हम माइनस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू का 30% ले लो, इसका 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1815, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का इंटरेस्ट 335 गिवन है, ये भी माइनस कर दो, जो माइनस के हैं उसके आगे हम ब्रैकेट शो कर देते हैं, ठीक है। माइनस करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, 3900 का, ये आंसर हो गया। क्लियर है।
अब इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं 38 क्वेश्चन। ठीक है, श्री दिनेश कुमार इज द ओनर ऑफ द 3 हाउस, 3 हाउस के वो ओनर हैं। ठीक है, एनुअल फेयर रेंट उन्होंने दे रखा है 18,000, 15 एंड 12,000। फिर म्यूनसिपल वैल्यूएशंस गिवन है तीनों हाउस की। लेट आउट गिवन है कि लेट आउट का रखे हैं, तीनों को ही उन्होंने लेट आउट का रखा है 2,000, 1,500 और 1250। ठीक है, टेनेंट के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है उन्होंने लेट आउट कर दिया, वो किसी भी तरह से किसी के द्वारा भी यूज़ किया जा रहा हो, किसी भी पर्पज से यूज़ किया जा रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं होता है। ये हमें मतलब होता है जब हम सेल्फ ऑक्यूपाइड का केस कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये हाउस मैं लेट आउट नहीं करती, मान लो मेरा ए वाला जो हाउस था इसको मैं लेट आउट ना करूँ, इसको मैंने अपने पास रख लिया। ठीक है, और इसमें मैं क्या कर रही हूँ, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि हाँ मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसको मैंने लेट आउट कर लिया, लेट आउट कर दिया, अब वो पर्सन बिजनेस करे, उसमें रहे, उसमें अपना ऑफिस खोले, कुछ भी करे, उससे हमें मतलब नहीं है, हमने सिर्फ लेट आउट किया है, हमें उससे जो रेंट है वो रिसीव हो जाएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, ये डेट्स दे रखी है कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की भी आपको गिवन है, रिपेयर के एक्सपेंसेस गिवन है, रिपेयर के एक्सपेंसेस आप लेंगे। ठीक है, नहीं लेंगे क्योंकि हमें कोई रिपेयर के एक्सपेंसेस का कोई मतलब ही नहीं होता हमारे फॉर्मेट में, कलेक्शन चार्जेस का भी कोई मतलब नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब है। अब इंटरेस्ट ऑन लोन आपने कौन सा लिया है, कंस्ट्रक्शन कराने के लिए हाउस ए की 10,000 रुपीज़ लिया है, इसको आप कंसीडर करोगे। लेकिन आपने लोन किस लिए लिया है, नेक्स्ट हाउस बी के लिए, डॉटर की मैरिज के लिए लिया है, तो ये तो आपका हाउस प्रॉपर्टी से किसी भी तरह से रिलेट नहीं करता, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर कर दोगे। क्लियर है। उसके बाद रिपेयर के लिए लिया है लोन, 1,000 रुपीज़ का आपने रिपेयर के लिए लिया है, तो इसको आपने कंसिडर करना है कि आपका हाउस में कहीं कोई टूट फूट हो गई थी, तो उसकी वजह से आपने कुछ रिपेयर चार्जेस किए हैं, एक्सपेंस किए हैं, और उसके लिए आपने क्या लिया है, लोन लिया है। ठीक है, लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिपेयर ले रहे हैं, रिपेयर के चार्जेस ले रहे हैं, लेकिन आपने एक्चुअल रिपेयर जो हम यहाँ पर सिंपल एक्सपेंसेस में गिवन होते हैं तो हमने वो नहीं लेने हैं। ठीक है, म्यूनसिपल टैक्स 10% है, हाउस ए का म्यूनसिपल टैक्स जो है वो ओनर ने पे किया है, बट म्यूनसिपल टैक्स जो है बी का वो पे ही नहीं हुआ, उसको पे ही नहीं किया गया, और सी वाले को तो टेनेंट ने पे कर दिया। तो क्या हो जाएगा, आपने सिर्फ ए हाउस का ही म्यूनसिपल टैक्स माइनस करना है, बी वाले का तो पे ही नहीं हुआ तो आप माइनस ही नहीं करोगे, क्योंकि जब पे ही नहीं हुआ तो उसकी डिडक्शन क्यों मिलेगी। ठीक है, अगर ये पे हो जाता तो इसकी डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाती। और तीसरा, टेनेंट ने किया है तो बिल्कुल ही मिलेगी ही नहीं डिडक्शन। ठीक है, ओनर को पे करना चाहिए था। द थर्ड हाउस रिमेन वेकेंट फॉर 4 मंथ्स, जो तीसरा हाउस है ये 4 महीने के लिए वेकेंट रहा, तो इसका जीएबी क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंट रिसीव के इक्वल हो जाएगा थर्ड वाले हाउस का। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 4 महीने के लिए वेकेंट रहा है, और जो ये दिनेश कुमार जी हैं, ओनर हैं इन तीनों हाउस के, उन्होंने उसको पूरे साल में यूज़ भी नहीं किया। यूज़ किया होता तो हम नॉर्मल से ही जो हम करते हैं, जीएबी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज ग्रेटर, वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन अगर इन्होंने यूज़ ही नहीं किया तो हम फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, जीएबी इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। हमें बोला है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करना है। अब एक एक करके हाउस की कैलकुलेट करते हैं। पहले हम लेते हैं हाउस ए, क्वेश्चन नंबर 38। पहले हम ले लेते हैं हाउस ए का। फेयर रेंट हमें गिवन है, कितने का गिवन है, 18,000 का। म्यूनसिपल वैल्यू आपको गिवन है, वो गिवन है 15,000 की। और क्या किया है आपने, इसको लेट आउट किया है, तीनों केसेस में लेट आउट किया है, और इसका एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा, 2,000 रुपीज़ पर मंथ पे लेट आउट किया है, दोबारा से इंटू कर दो 24,000। ठीक है, सिर्फ थर्ड हाउस ही वेकेंट रहा है, फर्स्ट सेकंड नहीं रहे हैं, तो हमने फर्स्ट वाले का पूरा एक्चुअल अमाउंट ले लिया। अब हमने नॉर्मल जैसे हम करते हैं, हमने एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट कितने का कैसे निकालते हैं, म्यूनसिपल वैल्यू और हमारा जो फेयर रेंट होता है विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, विच एवर इज ग्रेटर। म्यूनसिपल वैल्यू गिवन है 15,000 की, फेयर रेंट आपको गिवन है 18,000 का, ग्रेटर कौन सा है, 18,000 वाला, वो ले लो। ठीक है, फिर आपने जीएबी लेना है, जीएबी में क्या लेते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट और आपका एक्चुअल रेंट विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रेंट आपका आगे 18,000 का, एक्चुअल रेंट आपका कितना है 24,000। कौन सा वाला ले लोगे, ग्रेटर वाला ले लोगे, ले लो। ठीक है,
फिर हमने ले लेना है GAB, लिखो 24,000। म्यूनसिपल टैक्स माइनस करने हैं, इसके ही सिर्फ माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि ये वाले जो है ओनर के द्वारा पे किए गए हैं, ठीक है। तो म्यूनसिपल टैक्स आपको कितना गिवन है? 10% बोला है म्यूनसिपल वैल्यू का, तो 15,000 म्यूनसिपल वैल्यू है। म्यूनसिपल वैल्यू 15,000 है, इसका 10% निकाल लो। 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1500 माइनस कर देना, तो हमारी एनुअल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अनरियलाइज रेंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हमारी एनुअल वैल्यू निकल कर आ गई 22,500 की। माइनस कर दो स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, कितना आ जाएगा? 6750, 15,750, ठीक है। उसके बाद आपने माइनस क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये पॉइंट समझाने वाला पॉइंट है कि अब आपको इंटरेस्ट ऑन लोन जिस तरह से भी गिवन है, आपको बेशक कंस्ट्रक्शन का पीरियड भी गिवन था, तो आपको यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का नहीं निकालना। अगर आपको क्वेश्चन में पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है, तो आपको क्या करना है? डायरेक्टली वो लिख देना है। इसका मतलब इसमें प्री कंस्ट्रक्शन का भी इंक्लूड है और जो प्रीवियस ईयर है उसका भी इंक्लूड है, तो डायरेक्टली लिख दो, तो आ जाएगा 5750। ये आ गया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये वाले तो हमारे ए हाउस की तो इनकम आ गई। अब हम हाउस बी की निकालते हैं, हाउस बी, ठीक है। हाउस बी का हमारे पास फेयर रेंट गिवन है 15,000 का। उसके बाद हमारे पास म्यूनसिपल वैल्यू उसकी गिवन है 20,000 की। एक्चुअल रेंट गिवन है 1500 पर किया गया है और पर मंथ्स के लिए किया गया है, तो 18,000 आ जाएगा। अब डायरेक्ट निकालो एक्सपेक्टेड रेंट, तो एक्सपेक्टेड रेंट आपका कितना आ जाएगा? इसमें म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज ग्रेटर, इसमें से ग्रेटर वाला देख लो, कौन सा है ग्रेटर? म्यूनसिपल वैल्यू 20,000। ऐसे ही अब आपने GAB देखना है। GAB में क्या देखोगे? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज ग्रेटर। 20,000 और 18,000 में से कौन से वाला ग्रेटर है? 20,000 वाला, तो 20,000 यहाँ पर लिख दो, ठीक है। इसका मतलब आपकी GAB क्या आ गई? 20,000। अब इसको सॉल्व करते हैं, लिख लो GAB जो है हमारा वो है 20,000। फिर हमने माइनस करना है म्यूनसिपल टैक्स। म्यूनसिपल टैक्स माइनस नहीं करेंगे क्योंकि इसका आपने पे ही नहीं किया, तो नील हो जाएगा। उसके बाद एनुअल वैल्यू 20,000 ही निकल कर आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या माइनस करना है? आपका देना है आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। इसका 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,000, और ये आ जाएगा 14,000। इंटरेस्ट ऑन लोन, इसमें आपने इंटरेस्ट किस लिए लिया था? मैरिज के लिए लिया था, मैरिज फॉर डॉटर के लिए, तो ये वाला इंटरेस्ट नील हो जाएगा। आपने हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाले का नहीं लिया, अलग पर्पस के लिए लिया है, तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन को कंसिडर नहीं करेंगे। हमारे पास एनुअल वैल्यू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी? 14,000 की, ठीक है। इनकम फ्रॉम HP। फिर हमारे पास आता है थर्ड हाउस, हाउस सी। हाउस सी की म्यूनसिपल वैल्यूएशन आपको गिवन है 10,000 की। फेयर रेंट आपको गिवन है 12,000 का। आपको एक्चुअल रेंट गिवन है 1,250 का, जिसमें से उन्होंने बोला कि 4 महीने के लिए वेकेंट रहा, तो इसका मतलब 8 महीने ही उस पर किराए पे रहा वो, तो 8 महीने का निकाल लो, 10,000 आ जाएगा। लेकिन हमें इस सब की ज़रूरत नहीं है, हमें GAB किसके इक्वल रखना है? एक्चुअल रेंट रिसीव्ड के। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है? 10,000, ठीक है। क्यों रखा? क्योंकि वेकेंट रहा था और ओनर ने उसको यूज़ नहीं किया। तो GAB कितना हो गया? 10,000। माइनस करो म्यूनसिपल टैक्स। म्यूनसिपल टैक्स इसका भी नहीं लेंगे क्योंकि इसको ओनर ने पे नहीं किया था, टेनेंट ने पे किया था, तो 10,000 ही आपकी क्या आ जाएगी? एनुअल वैल्यू आ जाएगी। माइनस कर दोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%, कितना आ जाएगा? 3,000। बच्चा कितना? 7,000। माइनस करो इंटरेस्ट ऑन लोन, रिपेयर के लिए आपने इंटरेस्ट लिया था, लोन लिया था, तो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो कितना लिया था वो? 1,000 का। तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ गया? 6,000। इनकम फ्रॉम HP। अब आपने टोटल इनकम निकाल लेनी है, टोटल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो टोटल इनकम लिख दो। पहले वाले हाउस से कितनी इनकम हुई है? 5,750 की। दूसरे वाले हाउस से 14,000 की, और तीसरे वाले हाउस से आपको हुई है 6,000 रुपीज़ की। तो टोटल कर देना इसका, इसका आ जाएगा टोटल 25,750। ये आपका आंसर है।
सो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इस चैप्टर को मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, और इसके बाद कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बचा हुआ है। सारा का सारा पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपने इनकम टैक्स की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की आपने स्टार्टिंग से भी नहीं देखी है, तो उनकी लिंक जो है, मैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।